वेलकम टू ambitiouspower.com। आज स्क्वायर अरेंजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट के। 8 persons A B C D E F G H are sitting around a square table such that 4 of them are sitting in 4 corners of the table while 4 others are sitting in the middle of each of the side and all of them are facing the center। तो ये हमें टेबल के फॉर्मेशन की कंडीशन गिवन है। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर टेबल है और इस स्क्वायर टेबल के 4 कॉर्नर्स पर बैठे हैं और चारों हर एक साइड की मिडिल में भी हैं। यानी अगर हम बात करें और इन सब की फेसिंग सेंटर, तो 4 मिडिल में हो गए, 4 कॉर्नर्स पर हो गए। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है A sits second to the right of F। A sits second to the right of F। A F के राइट में सेकंड प्लेस पर है। तो हम क्या करें, इसके शॉर्ट नोट्स नोट कर लें। अब यहां ध्यान रखना होगा हमें कि कॉर्नर्स पर कौन कौन है और मिडिल में कौन कौन है। जो 4 जन कॉर्नर्स पे हैं वो कौन होंगे और मिडिल वाले 4 जन कौन होंगे। तो A sits second to the right of F। F के राइट साइड सेकंड सीट पर A होगा। फिर बोलेंगे बट इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर। यानी ये ए को लेकर इंफॉर्मेशन है दैट ए इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर। ए कॉर्नर पर नहीं है। अगर ए कॉर्नर पर नहीं तो ए को हम मिडिल में रख लेंगे और ध्यान रखेंगे चूंकि ए और एफ की पोजीशन आपस में इवन है, इवन पोजीशन पर ये दोनों है, यानी दोनों की प्लेसमेंट ऐसी फॉर्मेशन के कंडीशन में सेम हो जाती है। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि ए अगर बैठा है मिडिल में, तो आप ये भी कह सकते हैं यहां से कि एफ भी मिडिल में ही बैठा होगा, इस टेबल की साइड की मिडिल सीट पर ही कहीं बैठा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है G sits second to the right of B who is sitting at the middle of one of the sides of the table। G जो है वो बैठा है B के सेकंड राइट में। तो ये रहा B के सेकंड राइट में G बैठा है और G कहां बैठा है, मिडिल में बैठा है। अब देखिए G अगर मिडिल में बैठा है तो चूंकि G और B इन दोनों की रेस्पेक्टिव पोजीशन इवन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि B भी यहां कहां बैठेगा, तो रो की मिडिल सीट पर ही बैठेगा। ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। Only 2 persons sit between B and D। B और D के बीच 2 जने बैठे हैं। पर्सन 2 तो इनकी पोजीशन थर्ड हो जाती है, ये हमने नोट किया पहले भी। E is not an immediate neighbor of F और A। E जो है वो F का भी नेबर नहीं और E A का भी नेबर नहीं। तो A और E भी नेबर नहीं है और F और E भी नेबर नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है H is not an immediate neighbor of A। H भी A का नेबर नहीं है। ठीक है, अब जरा यहां गौर से देखिएगा, हमें पता है 4 जने मिडिल में बैठने वाले पता चल गए हैं, A F G B। यानी बचे जो 4 होंगे वो चारों कॉर्नर्स पर होंगे, यानी C D E एंड H। तो ये 4 कॉर्नर्स पर और ये 4 मिडिल में, ये तो हमें फिक्स हो गया। तो चलिए इन्हें प्लेस करते हैं। तो किसी मिडिल वाली सीट पर F को रखें और F के सेकंड राइट में A को रख लेते हैं। तो किसी मिडिल वाली सीट पर F को रखा जाए, हमने रख दिया। F के सेकंड राइट में A, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां पुट कर दिया हमने A को। अब देखिएगा A के इमीडिएट में E H नहीं हो सकता, तो A के इमीडिएट में E और H नहीं, यानी E और H में से कोई यहां नहीं होगा और इस कॉर्नर पर भी E और H पॉसिबल नहीं है। और F के इमीडिएट में भी E नहीं, तो F के राइट साइड भी E नहीं और F के लेफ्ट साइड यानी इस कॉर्नर पर भी E नहीं। देखिए जो जानकारी हमें मिली उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि E को बिठाना तो किसी कॉर्नर पर ही है और कॉर्नर्स में से 1 2 और 3 कॉर्नर्स पर E आ नहीं सकता, यानी चौथे कॉर्नर पर E को रखना होगा, है ना। उसी तरह H भी चूंकि एक कॉर्नर पर ही आना है, अब H यहां नहीं आ सकता, H इस कॉर्नर पर भी नहीं आ सकता और H इस कॉर्नर पर भी नहीं आ सकता, यानी H के लिए भी केवल एक ही कॉर्नर बचा। तो यहां हमने प्लेस कर लिया H को। तो ये इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर ली।
अब देखिए हमें पता है बी को बिठाना है कहीं मिडिल में, जिसके सेकंड राइट में कौन आ सके, जी भी आ सके। तो मिडिल वाली सीट पर बी को बिठाया और इसके सेकंड राइट में जी को रख लिया। अब ये भी देखिएगा बी से थर्ड प्लेस पर डी आ जाना चाहिए। अगर बी यहां है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी यहां आ सकता है। अच्छा दूसरी साइड देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी नहीं आ सकता था, यानी डी की ये सीट फिक्स हो गई। ध्यान से देखिए तो 7 जने आ गए हैं, एक ही जन बच रहा है और वो है सी। तो इस कॉर्नर वाली सीट पर किसे प्लेस कर लिया, सी को प्लेस कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। बस आपको इस फॉर्मेशन से जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये क्वेश्चन हमने किया था। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया 8 friends PQRS TUVW are sitting around a square table. 4 of them are facing the center. 4 of them are sitting in the middle of the sides facing outside, while 4 others are sitting at 4 corners facing the center. तो इस बार क्या बताया गया, जो कॉर्नर्स वाले हैं उनकी फेसिंग सेंटर है जी, और जो मिडिल वाले हैं उनकी फेसिंग आउटसाइड होगी। तो मिडिल वाले की फेसिंग कर लेंगे आउटसाइड। आउटसाइड होते ही ध्यान रखना है कि हमारा राइट और लेफ्ट का मूवमेंट यहां चेंज हो जाएगा। सेंटर फेसिंग के लिए राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज चलते हैं। आउटसाइड फेसिंग के लिए जस्ट अपोजिट कर लेंगे, यानी ओके। तो फेसिंग का ध्यान रखना है, फेसिंग से लेफ्ट और राइट कैसे चलते हैं इसका ध्यान रखना। कैसे, तो अगर फेसिंग सेंटर हुई तो लेफ्ट चलते हैं क्लॉकवाइज और राइट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यही अगर फेसिंग आउटसाइड हो जाए तो लेफ्ट चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और राइट चलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब जरा इसे ध्यान रखते हुए आगे का काम करते हैं। बोला गया W is sitting in a corner and is an immediate neighbor of P and R. तो W एक कॉर्नर पर बैठा है, ध्यान रखिएगा W को कॉर्नर पर बिठाना है, और ये जो है P और R इसके नेबर्स हैं। अब ध्यान रखिएगा अगर दो पर्सन की पोजीशन आपस में ऑड होती हैं तो इनकी प्लेसमेंट इस केस में अलग अलग होती है। कहने का मतलब अगर W से ऑड प्लेस पर R है और W अगर कॉर्नर पर बैठा है तो हम ये कह सकते हैं R मिडिल में बैठा होगा। इसी तरह W से ऑड प्लेस पर P है तो W अगर कॉर्नर पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P कहां होगा, मिडिल में होगा। नेक्स्ट है S is fourth to the right of P. ओके, P के फोर्थ राइट में S। अब P और S की पोजीशन आपस में इवन है, यानी दोनों की प्लेसमेंट सेम होगी। तो अगर P मिडिल में है तो हम कह सकते हैं S भी मिडिल में ही होगा। अगर P मिडिल में है तो S भी मिडिल में होगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है T is second to the left of W. ओके, W के सेकेंड लेफ्ट में T है and is an immediate neighbor of V, और T और V आपस में नेबर्स हैं। अब देखिए W और T की पोजीशन इवन है ना, तो दोनों की प्लेसमेंट सेम होगी। तो अगर W कॉर्नर पर, इसका मतलब T भी कॉर्नर पर, और T और V की पोजीशन ऑड है तो आप ये कह सकते हैं कि T और V की प्लेसमेंट अलग अलग होगी, यानी T अगर कॉर्नर पर तो V मिडिल में। ध्यान से देखिए तो मिडिल में आने वाले 4 व्यक्ति हमें मिल गए हैं। अब जो भी बचा वो कॉर्नर पर आना चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखिए बचा कौन कौन, Q एंड U, तो ये आ जाएंगे कॉर्नर पर। चलिए अब जरा देखो W को रखना है किसी एक कॉर्नर पर, और हमें पता है नेबरिंग सीट पर P और R को आना है, तो किसी एक साइड P दूसरी साइड R। ठीक है, और W के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। तो W के सेकंड लेफ्ट में किसे रख लिया, T। अब हमें पता है T से फर्स्ट प्लेस पर V को आना है, तो T के राइट साइड तो V नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ P या R में से एक आना है, तो दूसरी साइड यानी यहां रख देंगे V को। ठीक है, ये हमने रख दिया V को। अब ध्यान से देखिएगा P के फोर्थ राइट में S को होना चाहिए। फोर्थ का मतलब इस केस में होता है ऑपोजिट, यानी अगर P यहां तो ऑपोजिट वाली सीट ये होगी, यहां पर S आना चाहिए। S यहां दिख नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी V आ चुका है, इसका मतलब हम P को यहां प्लेस नहीं कर सकते।
क्योंकि पी के फोर्थ राइट में एस आना चाहिए। अगर पी को यहां रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में बी आ जा रहा है, एस पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से पी यहां नहीं होगा। तो यहां हमने रख दिया आर को। अब अगर आर यहां है तो यहां पी आ जाएगा, और पी के फोर्थ राइट में एस को रख दीजिए। फोर्थ राइट यानी जस्ट अपोजिट, यहां आ गया एस। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमें मिला दैट U is not the neighbor of R. U is not the neighbor of R. यानी R का नेबर U नहीं है। तो चूंकि R यहां है तो इस कॉर्नर सीट पर U नहीं हो सकता। अब U के लिए केवल एक ही सीट बची और 7 जने आ गए हैं, एक जन बचा विच इज Q। तो इस कॉर्नर वाली सीट पर प्लेस कर लेंगे Q को। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन बेस्ड भी देखते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन के साथ। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट की मूवमेंट ध्यान रखना है आपने। बोला गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 फैमिली मेंबर्स सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 4 of them are sitting in the middle of the sides facing outside। तो मिडिल वालों की फेसिंग दे दी गई आउटसाइड, while 4 others are sitting at 4 corners facing the center। तो जो 4 और बचे हैं वो कॉर्नर्स पर बैठे हैं और उनकी फेसिंग है सेंटर की ओर। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन है बी द वाइफ ऑफ ई। तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया अरेंजमेंट, और इसके नीचे हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो बोला गया बी द वाइफ ऑफ ई। ई की वाइफ बी है तो ई हस्बैंड एंड बी वाइफ। तो हमने लिख लिया बी द वाइफ ऑफ ई। सो ई इज हस्बैंड एंड बी इज वाइफ। इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अच्छा, ये बताया गया कि ये जी के सेकंड लेफ्ट में कौन? जी के सेकंड लेफ्ट में है बी जो ई की वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, जी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। ओके, जी के बारे में ये मेंशन है कि जी कॉर्नर पर बैठा है, मैंने यहां लिख दिया अभी जी कॉर्नर पर बैठा है। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी के इमीडिएट कोई फीमेल नहीं होगी, इसका मतलब मेल होंगे, है ना। जी के इमीडिएट कोई फीमेल नहीं, इट मींस मेल होंगे। नेक्स्ट, डीज डॉटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, जो डी की डॉटर है वो एफ के थर्ड राइट में है, तो एफ के थर्ड राइट में हमने नोट कर लिया डीज डॉटर। ओके, नेक्स्ट, एफ इज द मदर ऑफ एच। ओके, ये एक मेंशन है, एफ जो है वो एच की मदर है, तो एफ इज द मदर ऑफ एच। ए एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ए और एच एक दूसरे के नेबर्स हैं, यानी एक दूसरे से फर्स्ट प्लेस पर होंगे। एंड बोथ ए एंड एच आर डॉटर्स ऑफ सी। ओके, ए और एच ये दोनों के दोनों डॉटर्स हैं। किसके डॉटर्स हैं? सी के डॉटर्स हैं। तो देखो यहां से हमें एक बात का पता चल गया इनकी फैमिली ट्री में। अब ये दोनों एफ की भी डॉटर होंगी, सी की भी डॉटर होंगी, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। क्योंकि एफ फीमेल है तो सी को मेल होना होगा, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एच जो है वो एफ का नेबर नहीं है, यानी एच से फर्स्ट प्लेस पर एफ नहीं होगा, या आप कह सकते हैं एफ से फर्स्ट प्लेस पर एच नहीं होगा। नेक्स्ट, डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो डी जो है वो सी का भाई है। ओके, सी का भाई है डी, ये अभी हमने नोट कर लिया। डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओके, जी के इमीडिएट में डी नहीं है,
तो हमने यहां लिख लेना है कि जी के इमीडिएट में डी नहीं, जी और डी नेबर्स नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर ई। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज फादर ई। ओके, डी जो है वो ई के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में। और ये भी बता दिया ई इज द फादर ऑफ डी। तो ई फादर है, किसका फादर है? डी का, यानी डी इसका सन हो गया। अब डी का ब्रदर सी, तो हम इसे तो कनेक्ट कर सकते हैं, ये सी यहां आ जाएगा। और सी और एफ हस्बैंड एंड वाइफ है, और इनके बच्चे हैं कौन? ए एंड एच, ए एंड एच। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गए यहां पर। ध्यान से देखिए, तो इस फैमिली ट्री में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जने यहां आ चुके हैं। एक ही बच रहा है, और वो है कौन? डी की डॉटर। यहां इस फैमिली ट्री में कहीं भी डी की डॉटर नहीं नजर आ, यानी 8वीं मेंबर यही होगी, डी की डॉटर। पर्सन की बात करें, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, एच आ गया, यानी जो बची है वो कौन है? जी बची है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ये डी की डॉटर है कौन? जी है। डी की डॉटर कौन है? जी है। अब देखो, काम को आसान बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो हमें जी को बिठाना है कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर जी को बिठा दिया, जी के सेकंड लेफ्ट में बी को रख दिया। अब देखो, जी के इमीडिएट में मेल आने चाहिए, यानी ये दोनों पर्सन्स मेल होंगे, पहली बात। और उस मेल में डी नहीं हो सकता, यहां इस स्पॉट पर डी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, एफ के थर्ड राइट में जी है, पोजीशन ऑड है, यानी प्लेसमेंट अलग अलग होगी। प्लेसमेंट अलग अलग होने से इनकी फेसिंग बदल जाती है, और फेसिंग बदलने से ये दोनों एक दूसरे से सेम साइड में हो जाते हैं। यानी आप एफ के थर्ड राइट में जी बोले या जी के थर्ड राइट में एफ को रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस पूरी फैमिली ट्री में देखो तो बताया ये गया कि जी के इमीडिएट आने हैं मेल, तो इस फैमिली में मेल है कौन कौन? केवल 3 ही मेल तो हैं, बाकी सारी तो फीमेल्स हैं, सी डी और ई, जिसमें से डी यहां आ नहीं सकता। इसका मतलब सी और ई में से कोई एक यहां आएगा मेल, और सी और ई में से दूसरा मेल यहां आएगा। चूंकि इन दोनों सीटों पर मेल ही बैठ सकते हैं, और हमारी फैमिली में 3 ही मेल हैं, सी डी ई, और मेल में से बता दिया गया डी आ नहीं सकता, मतलब सी और ई में से एक को आना होगा, है ना? अब जरा देखिए, क्या सी और ई से रिलेटेड कोई जानकारी है? तो हमें जानकारी है ई के इमीडिएट लेफ्ट में किसे रखना है? डी को रखना है। अब देखो, अगर ई को यहां रखें तो ई के लेफ्ट साइड जी आ जाएगा, डी नहीं आ सकता। इसका मतलब ई को हम यहां नहीं रख सकते। इट मींस यहां फिक्स कर लेंगे किसे? सी को। ठीक है, क्लियर? और उसी तरह अगर सी यहां आ जाएगा तो इस सीट पर डेफिनेटली कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। और ई के इमीडिएट लेफ्ट में किसे रखना है? डी को। तो यहां हम पुट कर लेंगे डी को। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे आ गए। अब बचा कौन है? ए और एच एक दूसरे के नेबर होने चाहिए, है ना? जिसमें से एफ का नेबर एच नहीं है। तो एफ का नेबर अगर एच नहीं है, यानी एच यहां नहीं आ सकता, तो एच के लिए एक जगह बची, और यहां किसे पुट कर लेंगे? ए को। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट भी सॉल्व हो गया, और इससे रिलेटेड जो फैमिली ट्री गिवन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल और कंडीशन कुछ ऐसी ही है, मींस 4 of them sitting in the middle of the sides facing outside। जो मिडिल वाले हैं उनकी फेसिंग आउटसाइड है, और जो सेंटर वाले हैं, कॉर्नर वाले हैं, उनकी फेसिंग सेंटर है। ठीक है, फिर बोला गया ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमें मेंशन है। चलिए पॉइंट्स पर आते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी। ओके, जिसे ज्योग्राफी पसंद है इसके थर्ड लेफ्ट में सी आ जाएगा। जिसे ज्योग्राफी पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में सी आ जाएगा।
द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेसेस आउटसाइड। आउटसाइड फेस करने का मतलब कहां बिठाना होगा, इसको मिडिल में। अगर इसको मिडिल में बिठा रहे हैं यानी आप सी के बारे में कह सकते हैं कि सी कॉर्नर पर बैठा होगा। फेसिंग आउटसाइड, तो इससे ये भी कह सकते हैं कि सी की फेसिंग सेंटर होगी, क्योंकि सी कॉर्नर वाले की फेसिंग सेंटर होती है। ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एच। ओके, ये भी मेंशन है सी और एच के बीच जो है वो 2 जने बैठे हैं। यानी अगर हम बात करें तो सी से एच की पोजीशन थर्ड हो जानी है। सी से एच की पोजीशन थर्ड हो जानी है। अगर पर्सन 2 हैं तो इनकी आपस की पोजीशन थर्ड हो जाएगी। मैंने इसे नीचे लिख दिया। ठीक है। ज्योग्राफी के थर्ड लेफ्ट में सी और सी से थर्ड प्लेस पर एच। द वन हु लाइक्स मैथमेटिक्स इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। ओके, जिसे मैथमेटिक्स पसंद है वो एच के इमीडिएट राइट में। एच के इमीडिएट राइट में हमने लिख लिया मैथ्स। The one who likes chemistry sits second to the right of G. Okay, G के सेकंड राइट में केमिस्ट्री वाला पर्सन है। G के सेकंड राइट में केमिस्ट्री वाला पर्सन, जिसे केमिस्ट्री पसंद है वो है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है G is neither an immediate neighbor of H nor C। यानी G जो है H और C के नेबर नहीं है। यानी इससे फर्स्ट प्लेस पर H नहीं आ सकता और G भी नहीं, C भी नहीं आ सकता। तो H और G भी नेबर्स नहीं, C और G भी नेबर्स नहीं। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री। तो A और केमिस्ट्री पसंद करने वाले पर्सन के बीच एक पर्सन है, यानी इस केमिस्ट्री वाले से A की पोजीशन विल बी सेकंड। नेक्स्ट है D sits on the immediate left of the one who likes physics। ओके, जिसे फिजिक्स पसंद है इसके इमीडिएट लेफ्ट में D है। जिसे फिजिक्स पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में D है। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को देख लें। G does not like physics। G को फिजिक्स पसंद नहीं है। तो चूंकि G हमने यहां लिखा है, इसके नीचे लिख लीजिए यहां फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द वन हु लाइक्स हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ओके, ई का इमीडिएट नेबर कौन है? हिंदी वाला। ठीक है, ये नोट कर लिया। द वन, ओके, ई लाइक्स हिस्ट्री एंड ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई के बारे में बता दिया गया, ई को हिस्ट्री पसंद है और ई जो है वो ए का नेबर नहीं है। यानी ए से फर्स्ट प्लेस पर ई नजर नहीं आएगा। ए से फर्स्ट प्लेस पर ई भी नजर नहीं आएगा। द वन हु लाइक्स बायोलॉजी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जिसे बायो पसंद है वो एफ का नेबर है। तो एफ का जो नेबर है उसे बायोलॉजी पसंद है। एंड जी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। जी को ज्योग्राफी पसंद नहीं है। तो जी को फिजिक्स पसंद नहीं है और ये भी नोट कर लेंगे जी को ज्योग्राफी भी पसंद नहीं। चलिए, तो अब इन्हें प्लेस करना है। एक्चुअली यहां पर इनकी सीटिंग पोजीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आइडिया हमें केवल ज्योग्राफी, सी और एच के बारे में है। तो हम यहीं से प्लेसमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्लेस कर लेते हैं ज्योग्राफी वाले को मिडिल में और इसका थर्ड लेफ्ट में सी। तो लेफ्ट चलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहां प्लेस कर लेंगे सी को। अब चूंकि सी से थर्ड प्लेस पर एच, तो देखो सी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एच यहां भी हो सकता है और सी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एच यहां भी हो सकता है। यानी एच को पुट करने की 2 पॉसिबिलिटीज अभी हमारे पास है। तो हम एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करेंगे। तो एक बारी केस 1 को ले रहे हैं, अगर ये सही हो गया तो ठीक, अदरवाइज हम केस 2 को ले लेंगे। ठीक है, तो अभी एच की पहली पॉसिबिलिटी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक, यानी एच को अभी हमने यहां रख दिया। तो अब देखिए एच के इमीडिएट राइट में मैथ्स को आ जाना है। अब चूंकि एच की फेसिंग आउटसाइड है तो राइट क्लॉकवाइज चलेंगे। इमीडिएट राइट यानी यहां जो पर्सन बैठेगा उसकी पसंद हो जानी चाहिए मैथ्स। तो देखिए अभी हमने ये 2 जानकारियां प्लेस की। ठीक है, अब जरा देखिए जी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के सेकंड राइट में ए बोला गया और जी के बारे में बोला गया जी एच और सी का नेबर नहीं और ज्योग्राफी भी जी की पसंद नहीं।
तो यहाँ ज्योग्राफी हमने रखा है, यहाँ जी आ नहीं सकता। एच अगर यहाँ है तो इसकी नेबरिंग सीट पर जी नहीं हो सकता, बोला गया था एच और जी नेबर नहीं, तो एच की नेबरिंग सीट यानी जी यहाँ नहीं, और जी मैस वाली जगह भी नहीं, ठीक है। और सी की नेबरिंग सीट पर भी जी नहीं, तो सी अगर यहाँ है तो जी यहाँ नहीं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ नहीं और जी यहाँ भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ज्योग्राफी वाली जगह पर जी आ नहीं सकता, एच का नेबर जी है नहीं, सी का नेबर जी है नहीं, इतनी जगह पर जी नहीं हो सकता। तो जब इतनी जगह पर जी नहीं हो सकता तो जी को पुट करने के लिए हमारे पास कितनी जगह बची? ध्यान से देखिए, तो जी को अगर प्लेस करना हो तो कितनी पॉसिबिलिटी बच रही? केवल एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर नहीं हो सकता, तो जी के लिए एक ही जगह बच रही है। इस बची हुई जगह पर क्या रख लेंगे? जी को। अब देखो जी को रखते ही जी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री, तो जी का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, यानी सी की जगह केमिस्ट्री रख सकते हैं, जी रख सकते हैं। और केमिस्ट्री से सेकंड प्लेस पर एक, सेकंड तो इधर जी है, यानी दूसरी साइड सेकंड प्लेस यानी मैथ्स की जगह क्या ए को रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो देखिए जी भी आ गया, जी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री भी आ गया, और केमिस्ट्री के सेकंड प्लेस पर ए भी आ गया। अब जहां आपने ए को रखा है वहां आप नोट कर लिए ए और ई नेबर्स नहीं, यानी इस सीट पर अगर ए है तो इस वाली सीट पर ई नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए ये हमने प्लेस कर लिया, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं अगली जानकारी क्या है। तो देखिए हमें ये तो पता है ना कि ई को हिस्ट्री पसंद होगा और हिस्ट्री और हिंदी नेबर्स होंगे, है ना। ई को हिस्ट्री पसंद होगा और हिस्ट्री और हिंदी नेबर्स होंगे। और उससे पहले एक जानकारी ये भी है क्या कि फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे प्लेस करके देखते हैं, फिजिक्स और इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी। सब्जेक्ट की बात करें तो कहां कहां पुट कर सकते हैं फिजिक्स को, इसकी बात करते हैं पहले, है ना। तो वेकेंट प्लेसेस हमारे पास क्या क्या मौजूद है? देखिए फिजिक्स को हम जी की जगह रख नहीं सकते क्योंकि यहां ऑलरेडी मेंशन था जी को फिजिक्स पसंद नहीं, यानी फिजिक्स यहां नहीं आ सकता। क्या फिजिक्स को यहां रख सकते हैं? रख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लेफ्ट साइड आना चाहिए डी। अब इसका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां डी आ नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी सी है, इसका मतलब फिजिक्स को आप यहां भी नहीं रख सकते, ठीक है। फिजिक्स यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं, दो जगह फिजिक्स नहीं हो सकता। यहां ऑलरेडी केमिस्ट्री है, यहां नहीं हो सकता। फिजिक्स को यहां रखिए, इमीडिएट लेफ्ट में ए आ रहा है, हमें चाहिए डी और आ रहा है ए, यानी फिजिक्स यहां भी पॉसिबल नहीं, तीन जगह पॉसिबल नहीं। फिजिक्स को यहां रखिए, इसके इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट में डी आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है, यहां डी को रख सकते हैं, है ना। और फिजिक्स को यहां रखें, क्या इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी आएगा? क्योंकि फेसिंग इनसाइड है तो लेफ्ट इस बार क्लॉकवाइज चलेंगे, डी नहीं आ सकता। इसका मतलब फिजिक्स और डी की केवल एक पॉसिबिलिटी बच रही है कि फिजिक्स और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये भी हमने प्लेस कर लिया। अब ई और ई जिसे हिस्ट्री पसंद है और हिस्ट्री और हिंदी वाले इमीडिएट नेबर्स हैं। क्योंकि हिस्ट्री और हिंदी वाले इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी हमें सब्जेक्ट को पुट करने के लिए दो कंसेक्यूटिव वेकेंट प्लेसेस चाहिए होंगी, और वो दो कंसेक्यूटिव वेकेंट प्लेस केवल यहां दिख रही है। जिनमें से ई की पसंद हिस्ट्री है, तो यहां हिस्ट्री आ नहीं सकता क्योंकि यहां जी है, तो यहां ई और हिस्ट्री आ जाएगा। सो दैट देखिए ई की पसंद हिस्ट्री और हिंदी वाले नेबर्स, हिस्ट्री और हिंदी वाले नेबर्स। अब देखिए एक और इंफॉर्मेशन है कि एफ की इमीडिएट कहीं बायो आएगा। अब देखिए एफ को पुट करने के लिए एक ये खाली जगह बच रही, यहां जी, यहां ई, यहां सी, एक यहां पर खाली जगह बच रही है, ए, एच और डी। अब अगर आप एफ को यहां रखते हैं तो इमीडिएट में एक साइड मैथ्स है और दूसरी साइड केमिस्ट्री, बायो तो आ नहीं पाएगा, इसका मतलब एफ यहां नहीं आ सकता, यानी कि एफ आ जाएगा इस जगह पर और एफ की पसंद हो जाएगी ज्योग्राफी। तो अब जो आखिरी सीट हमारे पास बची, उस सीट पर आखिरी पर्सन आ जाएगा यानी डी, ठीक है, क्लियर। और एफ के इमीडिएट में रखना था बायो, इस साइड हिंदी है तो इस साइड बायो रख दिया, यानी अब ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने प्लेस कर लिया। ध्यान से देखिए तो सब्जेक्ट 7 हमने पुट कर दिया है, एक ही सब्जेक्ट बच रहा है विच इज इंग्लिश। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप सो आपको सारे कंडीशन समझ में आए होंगे।
और अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हम इसी तरह की कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपको अपडेट कराने के लिए। तो आपको बस करना क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest notification. That's it. Thank you very much for learning.